कवर हो जाएगा एक ही लेक्चर में। जो आपके चैप्टर है ना पहला केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला, ठीक है, वो आपका एक ही केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वाला चैप्टर है आपका पहला 10th क्लास का। एंड केमिकल रिएक्शंस मैं आपको एक ही ट्री डायग्राम में विद इन आपको मैं 30 मिनट्स लगा लो, 40 मिनट्स लगा लो, ठीक है, इतने में आपको पूरे का पूरा चैप्टर कवर करके दे दूंगा और बहुत अच्छे से उन्हीं में से क्वेश्चन ही बनेंगे। अगर उस चैप्टर में से बनता है तो बहुत इजी है, ये सभी देख सकते हैं, ईटीटी कैडर वाले भी और जो पीएस टेट बीएड वाले हैं, पीएस टेट 2 वाले, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है, एक ही, ठीक है। तो ये रही हमारे पास वो एक ट्री डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट जो हमारे पास बात करेंगे हम, फर्स्ट जो टर्म आती होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल देखो आप, मैंने ले लिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन, हमें मिल गया क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हो आप इसको भी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉपर का ऑक्साइड मिल गया, बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास ये किसकी एग्जांपल हो गई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन बोल सकते हो, रिडक्शन ऑफ क्या, वो तो बाद में की बात है, रिडक्शन ऑफ किसकी रिडक्शन करनी है, लेकिन ये रिडक्शन क्या होती है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जब आप इसको बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड में ऐड करते हैं हाइड्रोजन, मैंने ऊपर बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐड किया ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ी सी हीट लेते हैं, तो हमारे पास बन जाता है कॉपर एंड ऑक्सीजन तो बाहर चला गया, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो वो बन गया वाटर। तो ये होगी हमारी रिडक्शन की एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये रही हमारे पास ऑक्सीडेशन और ये रही हमारे पास रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन और ऑक्सीजन की रिमूवल, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास एक कंसेप्ट बिल्ड हो गया, ठीक है, अच्छे से हमें ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे टर्म आती है हमारे पास, कुछ टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता होता है, ठीक है, इसके बेस पर भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते होते हैं, तो आप देख सकते हो। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे, ये देखो, ये रही हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या किया हमने? हमारे पास सोडियम सल्फेट लिया, Na2SO4, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर विजिबल नहीं है तो, ठीक है। एक्वस फॉर्म में है, एक्वस का मतलब क्या होता है? इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट है। एडिशन किया बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड भी एक्वस पोजीशन में है, एक्वस का मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर है इनमें, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जो सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है,
बेरियम की जगह ले लेगा सोडियम, और सोडियम की जगह कौन ले लेगा, बेरियम। तो डिस्प्लेस होके ना, डिस्प्लेस अपनी प्लेस से वो हटकर दूसरी प्लेस के साथ लग गए। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, बेरियम सल्फेट सॉलिड बना, एंड NaCl हमारा भी क्या बना, एक्वस की फॉर्म में बना। थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है इसमें। क्या हुआ, Na इसको डिस्प्लेस किया, इसको हटाया, धक्का दिया बेरियम को, बेरियम धक्का मिला, ये आ गया इसके साथ, ये चला गया इसके साथ, क्लोरीन के साथ, ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एक और नाम दिया जाता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज हुए ना एक साथ दूसरे के साथ, ठीक है, एक्सचेंज हुए एक दूसरे के साथ, तो इसको हम एक्सचेंज ऑफ आयंस भी बोलते हैं, ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट्स भी हो गया। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करते हैं दो रिएक्टेंट, एक हमारे पास कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन किए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टू सिंथेसाइज न्यू कंपाउंड। दो एलिमेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है, ऐड होके। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, कंबाइन होके बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने एग्जांपल दे दी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ऐड हो गई, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती होती है एक्सोथर्मिक। बहुत बार क्वेश्चन आता होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट बाहर जाती है। एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट बाहर जाना, एक्सो, ठीक है, याद रख सकते हो। एक्सो मतलब बाहर जाना, एग्जिट होना। तो देखो जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन हमारे पास पता है क्या गैस होती है, मीथेन के साथ हमने ऑक्सीजन डाला, तो यहाँ से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई प्रोडक्ट में, एंड वाटर बन गया हमारा प्रोडक्ट में, प्लस हीट चली गई बाहर, हीट बाहर चली गई। जिस रिएक्शन में हीट बाहर जाए उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मिक, ठीक है, और एक्सो का मतलब बाहर जाना, एग्जिट होना। तो हमारे पास ये भी आप रिएक्शन याद रख सकते हो। अगर आपको ऐसी रिएक्शन दी जाए, CH4 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट दी जा रही है, ये पूछे कौन सी रिएक्शन है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, याद रख सकते हो, अंदर मतलब हीट अंदर देना, रिएक्शन को हीट देना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाल दिया सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड डाल दिया, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा हीट दी, बाहर से हीट इसको प्रोवाइड की, तो ये टूटकर Ag प्लस Br बन जाता होता है। गैस बाहर चली जाती होती है, सिल्वर हमारे पास रह जाता है इससे, ठीक है। तो ब्रोमीन गैस बाहर, मतलब ब्रोमीन गैस एज ए ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी। तो हीट जब बाहर से अंदर आए तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। जब भी आपको बोला जाए कि जो AgBr है, ठीक है, और ऐसे दिया जाए ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप बोलोगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट ये गेन करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, देता नहीं है, लेता है एनवायरनमेंट से, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बाहर से, इन्वायरमेंट से, ठीक है। इसमें एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है, ठीक है। ये भी आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये रहा हमारे पास एक्सोथर्मिक, ये रहा एंडोथर्मिक, ये रहा अब हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज होना, टूट जाना, डीकम्पोजिशन,
डिकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी बहुत बार एग्जांपल आ चुकी है पेपर में। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, अब इसको क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगी। डिकम्पोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, टूटने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, देखोगे आप कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि हमारे पास है ही कार्बन डाइऑक्साइड। CO3 है ना, CO3 से क्या निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। ये भी आप याद रखोगे बच्चे, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है ना, वो क्या होता है, उसमें 2 और मोर कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे देखो एक कंपोनेंट है, ये टूटकर 2 कंपोनेंट देगा, तो क्या होगा, रिएक्टेंट डिकम्पोजिस टू फॉर्म 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 और 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स दे सकता है टूटकर। ओके, कॉम्बिनेशन में क्या था, इसके उल्टा था, 2 चीज़ें कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दे रही थी, वो कॉम्बिनेशन था डिकम्पोजिशन। एक रिएक्टेंट टूटकर 2 चीज़ें दे रहा होगा तो वो डिकम्पोजिशन होगा। ये भी इसकी एक पहचान है। इसके आगे बढ़ेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, जो भी आप कहना चाहते हो, तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डिस्प्लेस करेगा, एक्सचेंज नहीं होगा जहाँ पे आयंस का। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। मैंने वही पॉइंट सब उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा कुछ ना कुछ इसके बेस पर आता ही आता है। इस चैप्टर के इस टॉपिक से बिना और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। देखो, आयरन कॉपर सल्फेट क्या करेगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, ठीक है। आयरन सल्फेट बन जाएगा और क्या होगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। ये सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, कॉपर को हटा दिया तो अब उसकी जगह इसने ले ली, कॉपर को बाहर निकाल दिया। कॉपर अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो एक ना अपने हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, इसमें पोटाशियम इज मोर एक्टिव देन सोडियम, ठीक है। इसके बाद ये मैग्नीशियम से भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसके बाद ये एल्युमिनियम से भी स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे ही सीरीज चलती रहती है। इसके बाद जिंक आता है, ठीक है, और इसके बाद आयरन आता है, ठीक है, फिर लेड आता है, देन कॉपर आता है। मतलब देखो आयरन इज़ मोर एक्टिव देन कॉपर, ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है। तो आयरन इज़ मोर एक्टिव देन कॉपर, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो इसको निकाल देगा, जो ज़्यादा तकड़ा है, इसमें ज़्यादा ताकत है, इसको निकाल देगा, ये कम ताकत वाला है, ठीक है। तो ये एक सीरीज भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। कैसे याद रखनी होती है आपको मैं ट्रिक दे देता हूँ। जैसे केदारनाथ का माली, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा से फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा से फीके पकाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो ट्रिक से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेंसिडिटी होती क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी ऑयली फूड जहाँ फैट फूड में होते हैं, ऑयली जहाँ फैट फूड में, ऑक्सीजन का एंटर हो जाना ऑयली फूड्स में जहाँ फैट फूड में, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे आप कहते हैं सिल आ गई, सलाब आ गया, जहाँ सिल गए हैं, है ना। जिवें देखो तुसी हमारे पास पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट है, चिप्स के पैकेट में अगर गैस बाहर से एंटर हो जाए तो वो चिप्स ख़राब हो जाती हैं, टेस्ट बदल जाता है, तो वो क्या हो जाती है, रेंसिडिटी हो जाती है, ठीक है।
वो रेंसिडिटी हो जाती है जब चिप्स की पैकेट ओपन रह जाए कुछ 1 घंटा 2 घंटे के लिए, तो वो ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। वो किसके वजह से होता है? वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। जो भी ऑयली फूड होते हैं, जो फैट फूड होते हैं, उनमें जब ऑक्सीजन एंटर हो जाती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। अब क्या होता है पैकेट्स में, आपने देखा होगा चिप्स तो हमारे इतने से होते हैं, है ना, 5-6 ही होते हैं उसमें, आई थिंक सो, लेकिन बाकी सारा फ्लफ़ी फ्लफ़ी होता है। तो उसमें फिल की होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिल की होती है ताकि जो ये वाले हैं ना इस ख़राब ना हो सके, ऑक्सीजन एंटर ना करे, ये ख़राब ना हो, इसको रोकने के लिए नाइट्रोजन फिल की जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रोका कैसे जाता है? बाय द एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स रखे जाते हैं, उसकी वजह से रेंसिडिटी नहीं हो पाती। ठीक है जी, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है जो क्रोजन, क्रोजन की बात करते हैं। ये था हमारे पास रेंसिडिटी वाला टॉपिक। क्रोजन, क्रोजन का मतलब क्या होता है? क्रोजन होता है मेटल की ईटिंग, मेटल डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट होता है, मेटल की वो रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ईटिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड क्रोजन। ठीक है, ओके। मेटल को आयरन की नहीं बोलेंगे हम, ईटिंग मेटल की बोलेंगे। अगर आयरन की होती है तो वो रस्ट होता है। अगर कोई भी मेटल है, मेटल को ख़राब हो रहा है, वो चाहे सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, चाहे कोई भी मेटल है ऐसा जो ख़राब हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं क्रोजन। अगर मेटल, अगर आयरन है वो मेटल, तो उसको बोलते हैं रस्ट। तो कोई भी मेटल मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से, केमिकल की वजह से डिट्राइटेशन हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्रोजन। तो क्रोजन को रोका कैसे जा सकता है? बाय द पेंट्स ऑफ आयरन आर्टिकल्स, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग मशीन पार्ट्स, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये वाले मेथड्स हैं जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोजन कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन होती है गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन हम से रोक सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन मैं आपको आगे बता दूंगा। एडिशन ऑफ कॉपर होती है, मेटल में ऐड कर देते हैं, तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रोजन इफेक्ट क्या करता है? तो कॉज इज डैमेज टू शिप्स, शिप्स खराब हो जाते हैं, कार बॉडीज खराब हो जाती हैं, ब्रिज, रेलिंग, ये सब कुछ खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी वाली प्रॉब्लम जो आती हैं वो क्रोजन की वजह से होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म्स इक्वेशंस, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो सिंपलेस्ट वे टू राइट वर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने लिख दिया एक फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म है, ऐसे उनके नेम लिख दिए, तो ये एक हमारे पास फॉर्म आती है। अगर उसको हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऐसे लिखे सिंपल में, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये सिंपल वे ऑफ है इक्वेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस देखो, रिएक्शंस क्या है कि जब भी कोई चीज़ में टेम्परेचर में चेंज होगा, चाहे रिएक्शन के कलर में, रिएक्टेंट्स के कलर में चेंज होगा, इट मीन्स कि वहाँ पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये भी आपके पास एक की पॉइंट है। और आगे लास्ट बढ़ते हैं। होता क्या है, तो जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस होती हैं ना, कौन से लॉ को फॉलो करती हैं? ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं, जिसमें मास चेंज नहीं होता, मास कंजर्व रहता है, सिर्फ फॉर्म चेंज होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन जाता है, फॉर्म चेंज रहती है, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम रहते हैं, एलिमेंट्स विद मैक्सिमम एटम बैलेंस एंड इक्वेशंस एज फर्स्ट। ठीक है, तो जो बैलेंस होते हैं, वो जो बैलेंसिंग होती है इक्वेशन की, वो भी सेम नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं दोनों से जब बैलेंसिंग करते हैं तब भी। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ बैलेंस, रिएक्टेंट भी बैलेंस होते हैं, प्रोडक्ट भी बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, बैलेंस हम कब करते हैं? जब नंबर ऑफ एटम्स उनको बैलेंस किया जाता है। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न एज गैस, गैस में हम जी लिखते हैं, लिक्विड्स को एल लिखते हैं, सॉलिड्स को एल लिखते हैं, और एक्वस एज ए क्यू लिखते हैं। तो ये पूरे का पूरा हमारा समराइज था, पूरे का पूरा चैप्टर इसमें
कौन सा चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इस वाले टॉपिक को कर लोगे, इतना सा टॉपिक कर लोगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको की पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। आपको हमने उनके बारे में बेसिक जो ब्रीफ में था वो भी बता दिया। होप सो आपको एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आपको एक नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला मिलेगा। इसी तरह से मैं आपको एक ट्री डायग्राम से ही बताऊंगा। आपका टाइम भी अब बचत होगी, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होंगे और डेफिनेटली आपके टेस्ट भी क्लियर होंगे। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।